कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 21, राजकुमार रुद्रा प्रताप का आश्चर्य। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि युवराज रुद्र प्रताप पुस्तकालय में जाते हैं और वहां पर जब वह देखते हैं तो वह देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह रहस्यमय अलमारी कैसे खुली थी। कई सदियों से इसे किसी ने आज तक नहीं खोला था। उसे पर चाहे जितना तंत्र विद्या और मित्रों का प्रयोग किया गया हो, पर वो अलमारी किसी के द्वारा भी नहीं खुली थी। पर आज देखकर ही स्पष्ट पता चल रहा था कि यह अलमारी को किसी ने खोला है। अब एपिसोड में आगे, अब युवराज रुद्र प्रताप के अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही थी कि आखिर में इस अलमारी के अंदर क्या रखा गया है, जो यह अलमारी इतनी मंत्र विधाओं के द्वारा बंद की गई है। वह अलमारी को जैसे ही छूते तो पहले तो उन्हें जोर से झटका लगता है और वह गिर जाते हैं, लेकिन वह तुरंत फिर से उठते हैं और जाकर अलमारी के सामने खड़े हो जाते हैं। अब वह जान चुके थे कि यह उनके शक्ति प्रयोग करने से ही खुलेगी, लेकिन उन्हें इतना भरोसा हो चुका था कि अगर यह एक बार खुल चुकी है तो इसकी शक्ति बंधन कमजोर हो गई होगी। इस वजह से अगर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो वह इस अलमारी के अंदर झांक सकते हैं। अभी युवराज रुद्र प्रताप के पास 3 पर्व की शक्तियां प्राप्त थी। चलो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि यह 3 पर्व की शक्तियां क्या है। इस वक्त में जो भी व्यक्ति काफी ज्यादा शक्तिशाली होता था और वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता था, तब उसे सापर्व की शक्तियां प्राप्त होती थी और वह सर्वश्रेष्ठ और विजयी हो जाता था। पर यह सापर्व की शक्तियां प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और इसमें उसकी आधी उम्र निकल जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि इन राजा महाराजाओं के यहाँ भी कोई भी एक पाव से ज्यादा शक्तियां नहीं इकट्ठा कर पाता था। पर युवराज एक ऐसे मंत्र व्यक्ति थे जिन्होंने 3 पर्व की शक्तियां अपनी मेहनत से इकट्ठा की थी। यह शक्तियां इन्हें उनके अलग अलग सा गुरुकुलों से प्राप्त होती थी और ये गुरुकुल इतनी दूर होते थे कि कई बार तो इनमें से कुछ राजा महाराजा वहां जाते जाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसी वजह से आज तक बहुत ऐसे काम व्यक्ति ही हुए होंगे जिन्होंने सा पर्व की शक्तियां प्राप्त की होगी, और जिन्होंने सा पर्व की शक्तियां प्राप्त कर ली थी वह हमेशा के लिए विजय हो गए थे। उन्हें हरा पाना उसे पृथ्वी लोक में किसी के अंदर नहीं था। वही उसे वक्त में भी एक ऐसी महारानी हुआ करती थी जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या और मेहनत के बल पर सा पर्व की शक्तियां इकट्ठा की थी। पर जब शत्रु लोग उन्हें नहीं हरा पाए तो उन्होंने उनकी संतान को अपना निशाना बना लिया। इस वजह से उसे रानी ने अपनी सारी शक्तियां अपनी संतान में प्रवेश कर दी और खुद के प्राण को त्याग दिया, जिसकी वजह से उसकी संतान जीवित बच सकती थी। अब इनके बारे में हम आपके दोस्तों स्टोरी में आगे बताएंगे। फिलहाल तो अभी हम युवराज रुद्रा की तरफ चलते हैं। युवराज रुद्र प्रताप अपनी शक्तियों के प्रभाव से मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं और वह अग्नि का एक गोल बनाकर उसे अलमारी के चारों तरफ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह शक्तियां धीरे धीरे करके उसे अलमारी के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। और जैसे ही वह शक्तियां पूर्ण रूप से अलमारी के अंदर प्रवेश करती हैं, वह अलमारी का बंधन अचानक से टूट जाता है और उसे अलमारी से तेज रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर तो युवराज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह जल्दी से अपनी शक्तियों को आमंत्रित कर उसे अलमारी को खोलते हैं। लेकिन जैसे ही वह अलमारी को खोलते हैं उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर रखी हुई 5 किताबों में से एक किताब से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। वह किताब सोने की तरह दिख रही थी और मानो उसमें से सूर्य की रोशनी निकल रही हो। यह अद्भुत नजारा देखकर तो युवराज रुद्र प्रताप की आंखें ही चौंधिया जाती है। अब उन्हें समझ में आता है कि पूर्वजों ने जो कहा था वह बात बिल्कुल सत्य थी, कि इस अलमारी के अंदर 5 अनमोल किताबें रखी गई है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। युवराज रुद्र को अपने दादा पर दादाओं की
कई बातें याद आने लगती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें इस कहानी के बारे में बताया जाता था कि उनके पूर्वजों ने कुछ रहस्यमयी शक्तियां इन किताबों के अंदर बंद करके रख दी है और ये रहस्यमयी शक्तियां उसी को प्राप्त होगी जो उनका सर्वश्रेष्ठ वंशज होगा। युवराज से अब धीरज नहीं धारा जा रहा था। वह जल्दी से अपनी हाथों को उसे किताबों के ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो किताब 1 फीट की दूरी से ही राजकुमार के हाथों को जोरदार झटका देती है। वह झटका बिजली के झटके के समान था। वह इतना पावरफुल था कि राजकुमार का पूरा हाथ दर्द के वजह से फटने लगता है और राजकुमार दूर जाकर गिरते हैं। इस समय उनके मुंह से दर्द की वजह से आवाज निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना पावरफुल झटका उनको कैसे लगा हुआ। तो इस समय अपनी शक्तियों के साथ वहां पर खड़े थे। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को जागृत किया था, जिस वजह से उन्हें पूरा अंदाजा था कि वो उसे किताब को देख पाएंगे, लेकिन अब वो समझ गए थे कि वो सिर्फ उसे दूर से ही देख सकते हैं। उसे किताब को छूना तो उनके बस में नहीं है। वो दूर बैठे ही एक तक कुछ देर तक यूं ही उन 5 किताबों की तरह देखे जा रहे थे। उन्हें साफ पता चल गया था कि जिस एक किताब से इस समय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, वो किताब खोली गई थी और बाकी की किताबें जो सुंदर स्वर्ण किताब की तरह दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल शांत थी। अर्थात जिस भी व्यक्ति ने इस किताब को छुआ था उसने इसकी सारी शक्तियां ग्रहण कर ली थी। अब तो युवराज का सर ही दर्द करने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके महल में ऐसा कौन सा वीर पैदा हो गया है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो इन शक्तिपुंजों को छू शाखा है। तभी अचानक युवराज को याद आता है कि यहाँ कुछ देर पहले राजकुमारी कुमुद आई थी, पर वह दूसरे ही पल अपना सर झुका देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि राजकुमारी कुमुद तो बेहद ही कमजोर और डरपोक किस्म की लड़की है। उन्हें तो छोटे बच्चों से भी डर लगता है, तो यह चीज तो उनके लिए संभव है। इसका मतलब है कि इस महल में कोई ऐसा और है जो यहाँ आया था। इस बात का तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। वह वहाँ से जल्दी से उठते हैं और बाहर की ओर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ही वह रहस्यमय अलमारी अपने आप फिर से बंद हो जाती है और फिर पूरा पुस्तकालय अंधेरा और शांति से भर जाता है। इधर राजकुमार जल्दी से बाहर निकलते हैं और तेजी से वह अपने कक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी नजर राजकुमारी के कक्ष की तरफ पड़ती है। वह थोड़ी देर उनके कक्ष की ओर देखते हुए रुक जाते हैं। अब अंधेरा होने वाला था, रात्रि के भोजन का वक्त भी हो रहा था। तभी अचानक से उनकी नजर राजकुमारी के कक्ष के दरवाजे पर पड़ती है। वह दरवाजा धीरे धीरे से अपने आप खुल रहा था। फिर अचानक से उसे दरवाजे से एक छोटा सा कर बाहर निकलकर इधर उधर छप रहा था। ये देखकर तो युवराज अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं। वह सब देख सकते थे कि राजकुमारी कुमुद इस तरह से अपने कमरे से क्यों तक झांकी कर रही है। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में राजकुमारी करने वाली क्या है। वह इसी तरह अभी वहां खड़े होकर एक तक राजकुमारी की तरफ ही देख रहे थे, पर राजकुमारी इधर उधर देखकर फिर से अपना दरवाजा बंद कर लेती हैं। थोड़ी देर हो गया था, लेकिन राजकुमारी अपना दरवाजा फिर से नहीं खोलते हैं। तो राजकुमार वहां से अपने कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन अब उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। आखिर में राजकुमारी इस तरह चोरों की तरह क्यों झांक रही थी। उनके मन में अब कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। वह जल्दी से अपने कक्ष में जाकर अपने कपड़े को चेंज करते हैं और फिर भोजन घर की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर राजकुमारी भी अपने कमरे से निकलकर भोजन घर की तरफ बढ़ जाती हैं। वो दोनों भोजन घर के पास पहुंचते हैं। राजकुमारी जैसे ही युवराज को देखते हैं वो थोड़ा पीछे रुक जाती हैं और युवराज तेजी से भोजन घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी भोजन करके अंदर जाने वाली होती हैं, अचानक से देखती है कि कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। वो तुरंत साइड हट जाती हैं और एक झटके के साथ ही उसे तेज गतिमान चीज को पकड़ लेती हैं। और जैसे ही वो वस्तु उनके हाथों में आती है, वह देखी है कि यह एक तार से बना छोटा सा तीर था जो सुई के समान तेज था। वैसे भी राजकुमारी के अंदर तो जेनिया की आत्मा थी जो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। इस वजह से एक क्षण भी नहीं लगता उसे जानने में कि उसे सी के समान उसे छोटी सी चीज के नुकीले भाग पर जहर लगा हुआ था। उसे तीर का आगे का भाग बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे जहर को आग में टपकर इस तीर पर चढ़ाया गया है। ये देखकर तो राजकुमारी की आंखें ही चढ़ जाती है। इस वक्त राजकुमारी कुमुद को इतना ज्यादा गुस्सा आ
रहा था कि मानो तीर चलने वाले को वह अभी के अभी जान से ही मार डालेगी। तभी वह अपनी तीखी नजरों से चारों तरफ देखते हैं। उसे काफी दूरी पर दीवार के पीछे एक व्यक्ति छुपता हुआ नजर आता है। राजकुमारी एक ही क्षण में समझ जाती है कि यह व्यक्ति वही है जिसे उसके ऊपर ये तीर चलाया था। वह हवा से भी तेज गति से महज कुछ सेकंड में उसे व्यक्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर तो उसे व्यक्ति का हाथ पर ही कांपने लगता है, पर वह जानता था कि राजकुमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन ये तो उसकी सोच थी, एक क्षण भी नहीं लगा था जब राजकुमारी ने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उसके गले को पकड़कर दीवार के सहारे ही ऊपर टांग दिया था। ये देखकर तो उसे आदमी की सांस ही निकलने लगी थी। एक पल के लिए लगा कि उसकी धड़कन ही बंद हो जाएगी। राजकुमारी की पकड़ उसके गले पर इतनी ज्यादा कसी हुई थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह काफी तेजी से छटपटा रहा था, पर राजकुमारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी खून के समान लाल हुई आंखों को घूरते हुए उसे सैनिक से अपने कठोर आवाज में पूछती हैं कि यह हमला तुमने किसके कहने पर किया है? मुझे पता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन वह आदमी कुछ बोलना कि इससे पहले ही उसके सामने शामली और सुमन आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर उसे आदमी की बोलती ही बंद हो जाती है। दरअसल बाहर के शोर को सुनकर भोजन घर के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ जाते हैं, और जब वह राजकुमारी कुमुद को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वह सब तो जैसे सांस लेना ही भूल गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह राजकुमारी कुमुद है, जो कि इतनी ज्यादा डरपोक है, जो किसी के तेज आवाज करने पर भी रोने लगती है। यह आज इतने भारी भरकम सैनिक को अपनी एक हाथों से उठकर ऊपर टंगे हुए हैं। ये सब देखकर तो युवराज रुद्र के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह वही राजकुमारी कुमुद है या कि कोई और है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। पहले ही वह पुस्तकालय के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और अब जब वह सामने से खुद यह नजारा देख रहे हैं तो मानो तो उनके दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। क्या उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है? वह अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है और इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। राजकुमारी कुमुद जब देखी है कि वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है तो वह सैनिकों को बुलाती है और उन्हें ऑर्डर देते हुए कहती है कि इन्हें ले जाकर कारागार में बंद कर दो, और तब तक इस मारते रहो जब तक ये सच नहीं बता देता कि इसे मुझ पर अटैक करने को किसने कहा था। उसकी बातों को सुनकर सैनिक तुरंत उसे पकड़ के वहां से ले जाते हैं। अब राजकुमारी वहां से भोजन घर की तरफ आ जाती है और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। आप सभी राजकुमारी को आंखें फाड़े हुए देख रहे थे। वह भी चुपचाप जाकर राजकुमारी के साइड में बैठ जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। इस वक्त पूरे भजन घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। बस वहां सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सबकी नजर राजकुमारी के ऊपर बनी हुई थी। इस वजह से राजकुमारी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो जल्दी से अपना भोजन खत्म करके वहां से निकल जाती हैं। वो युवराज के उठने तक का इंतजार नहीं करती और तेजी से अपने कक्ष की ओर बढ़ जाती हैं। वहीं उन्हें ऐसा करते सब देखते ही रह जाते हैं। वह देख सकते थे कि आज राजकुमारी कुमुद बिल्कुल बदली बदली सी दिखाई दे रही है। उनके अंदर एक अजीब सा तेज झलक रहा था। उनके अगल बगल का ऑरा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये सभी को महसूस हो रहा था, पर किसी ने कुछ बोलने की जरूरत नहीं उठाए और चुपचाप खाना खाकर शांति से चले गए। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या राजकुमारी को पता चलेगा कि किसने उन पर हमला करवाया था, और क्या राजकुमारी उसे पकड़ पाएंगे और उसे फिर कैसी सजा देगी? चलिए बढ़ाते हैं अपने आगे के एपिसोड के तरफ। और हमारे बहुत से दोस्तों ने हमसे शिकायत की है कि हम इस स्टोरी को बंद कर दिए हैं क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी जितनी भी स्टोरी दे रहे हैं उन सभी को चालू रखेंगे। बस अभी ठंड की वजह से वक्त बहुत कम मिल पाता है, जिस वजह से हम सारी स्टोरी एक साथ नहीं बन पा रहे हैं, पर एक एक करके हम सभी स्टोरी को देते रहेंगे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 22, राजकुमारी कुमुद का पीछा करना।
तो दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि कैसे राजकुमारी कुमुद अपने ऊपर हुए हमले को वक्त रहते ही जान जाती हैं और फिर हमला करने वाले को पकड़ लेती हैं। अब आगे, फिलहाल अभी राजकुमारी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी और वह था वह रहस्यमय पुस्तक जिसमें उसने उसे रहस्यमय जानवर को देखा था। अब राजकुमारी के अंदर उनके साइंस वाला कीड़ा दौड़ रहा था। उनकी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह अपने पूरे रूम में इधर से उधर टहल रही थी। वह इंतजार कर रही थी कि कैसे भी रात हो और वह निकालकर उसे जंगल की ओर जाएं और उसे जानवर को ढूंढे, तभी जाकर उन्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे। पर राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि उसे जंगल में कितना ज्यादा खतरा है। वह तो बस अपनी उत्सुकता को कम करने के लिए उसे जानवर को ढूंढना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर में उसे किताब का रहस्य क्या है। इधर उधर टहलते हुए किसी तरह रात्रि का प्रथम पहर शुरू हो जाता है। राजकुमारी अपने कमरे से थोड़ा सा अपना सर बाहर निकालकर देखती है कि पहरेदार क्या अभी भी पहरा दे रहे हैं। लेकिन जब वह देखती है कि उनके कमरे के चारों तरफ अभी भी पहरेदार पहरा दे रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मन ही मन गालियां देते हुए कहती है कि इन कमबख्तों को इधर उधर घूमने के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? अरे जाकर 2 घंटे आराम कर ले तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। अब भाई कौन इन्हें बताएं कि इनका काम ही पहरा देना है, तो ये सो कैसे सकते हैं? अगर यह सो गए तो इन्हें कितना दंड मिलेगा उसका तो अंदाज ये भी नहीं लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह रात गहरी होती गई। इधर राजकुमारी अपने आप में ही परेशान थी और दूसरी तरफ युवराज रुद्र प्रताप अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। आज उनका दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राजकुमारी इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि वह अपने एक हाथ से ही उसे हेडकैट सैनिक को उठाकर इस तरह लटका देगी। सब कुछ अपनी आंखों के दिखाने के बावजूद राजकुमार यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। इधर राजकुमारी मौका देखकर अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इस वक्त वो पहरेदार वहां से हट गए थे। वो बचते बचते राजमहल के पीछे साइड आ जाती हैं और वही महल के दीवार के नीचे बने सुरंग से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। राजकुमारी ने पहले से ही एक दासी को मिलाकर घोड़े का इंतजाम कर लिया था। इस वजह से उनका घोड़ा महल के बाहर ही बांध खड़ा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी इन हरकत को 2 जोड़ी आंखें घूर घूर कर देख रही है और यह और कोई नहीं बल्कि हमारे युवराज रुद्र प्रताप सिंह थे। वह इस तरह किसी को महल से बाहर जाता हुआ देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर वह ये नहीं समझ पाए कि यह व्यक्ति कौन है। दूर से उसकी पोशाक भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी, पर इतना जरूर समझ में आ रहा था कि यह कोई पुरुष ही है। अब चलिए आपको बता दे। राजकुमारी ने जंगल में जाने से पहले ही अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े बना लिए थे। वह नीचे एक पॉइंट और ऊपर फुल टॉप पहने हुई थी। उसके ऊपर एक जैकेट थी जिसमें उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार कुछ सामान रखा हुआ था और इस तरह से पुरुषों के समान कपड़े पहने देखकर राजकुमार को भ्रम होता है कि कोई शत्रु उनके महल में घुसपैठ कर रहा है। सोचकर बिना वक्त कमाए ही राजकुमार महल के बाहर निकल जाते हैं और अब वो जल्दी से पीछे की ओर जाते हैं और जिस रास्ते से राजकुमारी निकाल कर गई थी उसी रास्ते से वह भी निकल जाते हैं। वह दूर से ही देख सकते थे कि वो व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा था। अब राजकुमार को कुछ शक होने लगता है। वह भी तेजी से एक घोड़ा लेकर राजकुमारी के पीछे जाने लगते हैं। अभी वह लोग जंगल के पहले ही भाग में पहुंचे थे कि उन्हें जानवरों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई पड़ने लगी थी, पर राजकुमारी बिना डरे जंगल के अंदर चली जा रही थी और कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे राजकुमार भी उसका पीछा किए हुए चले जा रहे थे। वह समझ सकते थे कि यह व्यक्ति जो इतनी निडरता के साथ इस भयानक जंगल में घुस रहा है वह काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा। वह जंगल 4 भागों में बांटा हुआ था। पहला भाग में कुछ ताकतवर लोग ही प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर रहते थे जो कि उन पर अटैक कर देते थे, और दूसरे भाग में जाने के लिए पूरी एक सेना के साथ अगर अंदर जाया जाए तो ही जीवित व्यक्ति वापस आ सकता था।
क्योंकि अंदर बहुत ही घना जंगल था और वहां पर बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर होते थे जिनके अटैक से आज तक कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया है। अब आगे क्या होगा, क्या राजकुमारी अंदर जाकर फंस जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी को। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 23 जंगल का भाग 3। अब आगे तीसरे भाग में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कभी जंगल के बाहर नहीं आते हैं। उन जानवरों को बहुत ही काम राजाओं ने देखा होगा या तो उन शक्तिशाली व्यक्तियों ने देखा है जिनके पास सिद्धियां प्राप्त थी। और इसी भाग में वह रहस्यमय जानवर भी कभी कभी दिखाई पड़ता था जिसे सिर्फ किस्से और कहानियों में सभी लोगों ने सुना है, उसे हकीकत में किसी ने नहीं देखा है। उनके पूर्वजों के द्वारा यह बातें बताई जाती थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा भयानक रहस्यमय जानवर रहता है जो कि अद्भुत रहस्यमय शक्तियों से भरा पड़ा है। अगर उसके सामने कोई आ जाए तो वह जीवित कभी भी वापस नहीं जा सकता है। ये सब सोकर तो युवराज रुद्र प्रताप का कर ही चक्र रहा था कि यह व्यक्ति ऐसा कौन है जो अंदर जंगल की ओर चला जा रहा है और उसके अंदर डर नाम का कोई चीज नहीं दिख रहा है। पहला भाग को वह व्यक्ति आप पर कर चुका था और उसके साथ ही युवराज रुद्र भी पीछे पीछे आ रहे थे। इस वजह से अब पहले भाग को वह भी पार कर चुके थे। जैसे ही दूसरे भाग में वह लोग प्रवेश करते हैं कि अचानक वहां पर जानवरों की तेज आवाज सुनाई पड़ने लगती है और तभी राजकुमारी के ऊपर तेजी से कोई जानवर अटैक कर देता है। राजकुमारी उसके अटैक से घोड़े से गिर जाती है और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है क्योंकि घोड़े से इतनी तेजी से गिरने की वजह से राजकुमारी को चोट लग जाती है। लेकिन उससे आवाज को सुनकर राजकुमार रुद्र प्रताप तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि यह आवाज में राजकुमारी कुमुद की आवाज से मिलती जुलती समझ में आ रही थी। पर वो जल्दी से अपने सर को झटक देते हैं कि इतनी रात को और इतने घने जंगल में राजकुमारी का आना तो संभव है, हो सकता है आजकल उनकी आंखों के सामने राजकुमारी ही घूमती रहती है, इस वजह से उन्हें आवाज भी ऐसा ही सुनाई दे रहा है। वो फिर से उसे और देखने लगते हैं। वो अभी उनसे कुछ दूरी पर और झाड़ियां के वोट पर खड़े थे। अब जानवर राजकुमारी के ऊपर अटैक करने लगे थे। वह जंगली भेड़िए थे। तभी राजकुमार देखते हैं कि राजकुमारी काफी तेजी से उनसे लड़ रही थी और उनके पास एक काफी तेज चमकता हुआ हथियार था जो कि बिल्कुल किसी धारदार चाकू की तरह लग रहा था और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। राजकुमार तो ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़े थे कि यह ऐसा कौन सा हथियार है। उन्होंने तो कभी इस हथियार के बारे में ना पढ़ा था और ना ही सुना है। वो उसे हथियार से जिस भी जानवर को छूती थी वह जानवर उसके टच करने मात्र से दूर जाकर गिरता था। ये सब राजकुमार अपनी आंखें फाड़े हुए देखे जा रहे थे। उन्होंने ऐसा अनोखा हथियार आज तक कभी नहीं देखा था। अब तो उनके मन में यही चल रहा था कि यह हथियार कितने तंत्र मंत्र विधाओं से बना होगा जो उसके अंदर इतना तेज स्थापित है और वह इतना ज्यादा शक्तिशाली है। अब इस गधे को कौन बताएं कि यह कोई तंत्र मंत्र का बना हथियार नहीं है, ये तो साइंटिस्ट जेनिया का बनाया हुआ एक गैजेट था जो कि उन जानवरों को बिजली का पावरफुल शॉट दे रहा था। जब जेनिया जंगल में आने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने कुछ अपने बनाए गैजेट भी अपने साथ रख लिए थे क्योंकि उसे पता था कि इस जंगल में बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर होंगे जो उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इस वजह से उसने अपने बनाए हुए गैजेट को अपने साथ रख लिया था। और इस वक्त जिस तंत्र मंत्र वाले हथियार को राजकुमार रुद्र प्रताप देख रहे थे वह राजकुमारी का वही गैजेट था जो बिजली का कर्ट दे रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि वहाँ बिजली तो नहीं है तो वह कर्ट कहाँ से पैदा कर ले रही है। तो अरे यार, हम आपको बता दें कि बिजली नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सूर्य की रोशनी तो है और सौर ऊर्जा का प्रयोग तो साइंटिस्ट जेनिया कर ही सकती है। तो मुझे लगता है अब आपके मन में उठने वाले सवाल खत्म हो गए होंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खड़े हुए देखे जा रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति इतना ज्यादा ताकतवर है। उनके पास तो ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। उन्हें भी इन शक्ति को हासिल करना होगा जिससे वो उसी के समान ताकतवर बन जाए। इस तरह से लड़ते हुए इस वक्त राजकुमारी कुमुद के सर पर बंधा हुआ नकाब खुल जाता है।
और चांद की रोशनी में राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगता है। अब तो राजकुमार की आंखें बाहर आने को थी। क्या इतनी देर से जो लड़ रही थी वह राजकुमारी कुमुद है? उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह देरी सहमी सी लड़की जिसे देखकर राजकुमार रुद्र प्रताप उनसे नफरत करते थे, हर वक्त उन्हें डांटे रहते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। उसके आसपास होने से भी राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और यह सिर्फ इस कारण से होता था क्योंकि वो बिल्कुल ज्यादा डरपोक किस्म की लड़की थी और बात पर रोया करती थी, जिससे राजकुमार उसे धीरे धीरे नफरत करने लगे थे। लेकिन आज राजकुमारी कुमुद का ये रूप देखकर तो राजकुमार रुद्र प्रताप को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब तक वो हदीस कुमुद को जानते थे। वो यही है कि दूसरी थी। आखिर में यह उनके साथ हो क्या रहा है? फहराने की वजह से उनका सर ही चकराया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वह अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी पैदल ही काफी तेजी से अंदर की ओर जा रही थी। ये देखकर तो राजकुमार बहुत ज्यादा राजकुमारी के लिए डर जाते हैं। वह जानते थे कि अंदर का भाग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वहां या राजकुमारी गई तो वो कभी जीवित वापस नहीं लौट पाएंगे। महाराज कुमारी को रोकना चाहते थे पर उनके मुंह से आवाज निकलती इससे पहले ही राजकुमारी हवा की गति से जंगल के तीसरे भाग में प्रवेश कर जाती हैं। ये देखकर तो राजकुमार घबराहट से उसे और तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस वक्त राजकुमार अपने घोड़े पर थे। राजकुमारी काफी तेजी से अंदर की ओर बढ़ी चली जा रही थी और राजकुमार भी उसके पीछे पीछे जंगल में अंदर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक उचित सीमा को लंघ दिया, एक भयानक आवाज ने राजकुमार के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज थी। यह इतनी भयानक थी कि सुनकर मानो एक पल के लिए सांस ही अटक जाए। बड़े से बड़े सूरमाओं के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, पर राजकुमारी कुमुद इस पर भी नहीं रुकती है। इस वक्त जैसे ही राजकुमारी कुमुद जंगल के तीसरे भाग में प्रवेश करती हैं, इस समय उनकी शक्तियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं, जिस वजह से वह एक क्षण के लिए तो ये भूल जाती हैं कि वह एक आम लड़की है। इस वक्त वह अपने शरीर पर पूरी एनर्जी महसूस कर सकती थी और उनका शरीर काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। दूसरी तरफ रहस्यमय जानवर को भी पता चल चुका था कि उसकी मालकिन आ रही है। इस वजह से वो उसकी स्वागत में दहाड़ने लगता है, लेकिन सुनने वाले को तो यही लग रहा था कि वह जानवर आक्रामक हो चुका है और वह इतनी जोर से दहाड़ रहा है। राजकुमार को तो एक पल में लगता है कि उसकी जान ही निकल जाएगी। इस वक्त उनके दाम घटने लगता है, तो यही सोच रहे थे कि ये रहस्यमय जानवर क्या वही जानवर है जो किस्से कहानियों में उसके पूर्वज बताया करते थे। वह जिस तरह से बताया करते थे, यह आवाज तो बिल्कुल वही है। फिर कुछ देर बाद वह राजकुमार देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर आंख रहा था। ये देखकर तो अब राजकुमार रुद्र प्रताप की सांस ही अटक जाती है। वह देख सकते थे कि राजकुमारी अभी भी उसे और बढ़ रही थी। यह सब देखकर तो राजकुमार तो मनु सांस लेना ही भूल गए थे। एक पल के लिए उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह राजकुमारी को कैसे बचाए या वह खुद यहाँ से भाग जाएं। लेकिन तभी वह देखते हैं कि वह भयानक जानवर जाकर राजकुमारी के पैरों के पास चारों तरफ घूमने लगता है। बीच में राजकुमारी खड़ी थी और वह जानवर जब चारों तरफ घूम लेता है तो वह उसके पैरों पर अपना कर रख कर बैठ जाता है। ये देखकर राजकुमारी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उसे दिन भी बिल्कुल ऐसे ही वह जानवर उनके पास आया था। जब वो पहली बार इस जंगल में आई थी तभी राजकुमारी बहुत ही प्यार से उसे जानवर के सर पर अपना हाथ फेराती है। ये देखकर वह जानवर एक बार फिर से बाहर मारता है और राजकुमारी के हाथों को चाटने लगता है। अब राजकुमारी कुमुद समझ जाती है कि यह इस जानवर के प्यार जाहिर करने का तरीका है। उसकी इस हरकत पर राजकुमारी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह रहस्यमय जानवर जाकर राजकुमारी के आगे बैठ जाता है और अपनी आंखों से राजकुमारी को देखने लगता है, मानो वह कह रहा था कि उसके ऊपर बैठ जाओ। राजकुमारी इस वक्त पूरी तरह से उसे जानवर में खोई हुई थी और वो उसकी आंखों को देखते हुए ही उसके ऊपर बैठ जाती है। तब वह रहस्यमय जानवर खड़ा होता है और तेजी से जंगल के चौथा भाग की तरफ चला जाता है और राजकुमार अपनी फटी हुई आंखों से ये सब देखते वहीं खड़े रह जाते हैं।
उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार रहस्यमय जानवर क्यों राजकुमारी के ऊपर अटैक नहीं किया और क्यों राजकुमारी को वह अपने पीठ पर बैठकर चला गया। क्या राजकुमारी कुमुद इतनी शक्तिशाली है कि वह इस रहस्यमय जानवर को भी अपने बस में कर सकती हैं? आखिर में ये राजकुमारी कुमुद है कौन? राजकुमार को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह राजकुमारी के चेहरे को ही बस याद किया जा रहा था। जब से राजकुमारी उसे दुर्घटना के बाद से उठी थी तब से वो बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी वापस अभी लौटकर नहीं आई थी। अब यहाँ पर जानवरों की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और राजकुमार को भी खतरा महसूस हो रहा था। इस वजह से राजकुमार तेजी से जंगल के बाहर की ओर निकल जाते हैं और धीरे धीरे वह अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वह अपने खिड़की के पास बैठकर एक तक उसे रास्ते को ही देख रहे थे जहां से राजकुमारी वापस आने वाली थी। अब इस वक्त रात्रि का तीसरा पहर भी बीतने वाला था। राजकुमार की बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मानो उनके दम घुटने वाला हो। नवरात्रि का चौथा पहर भी समाप्त होने को चला था। सुबह की थोड़ी थोड़ी लालिमा आसमान में दिखाई देने लगी थी। तभी अचानक से राजकुमार की नजर उसे रास्ते पर जाती है। वह देखते हैं कि वहां से राजकुमारी काफी ज्यादा खुशी खुशी चली जा रही है। ये देखकर तो एक पल के लिए राजकुमार की सांस ही अटक जाती है। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसे रहस्यमय जानवर से बचकर वह राजकुमारी जिंदा वापस यहाँ चली आई है। वह तो अभी तक यही सोच रहे थे कि कहीं वह जानवर उन्हें ले जाकर अंदर मार ना डालें, पर ऐसा तो कुछ नहीं था। अब राजकुमार अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पा रहे थे, तो क्या इसका मतलब है राजकुमारी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है? क्या वह मुझे भी ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार के दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, पर उनके सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ राजकुमारी जाकर आराम से अपने कक्ष में सो जाते हैं। आज उन्हें अपने उन रहस्यों का पता चल गया था जो उसे किताबों में आधी अधूरी थी। अब सिर्फ बाकी की 4 किताबें खोलनी बाकी थी। इधर राजकुमारी जाकर गहरी नींद में सो जाती हैं और दूसरी तरफ युवराज रुद्र प्रताप के आंखों से नींदों को शो दूर थी। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 25, पूजा और व्रत। अभी तक आपने सुना राजकुमारी जंगल से बचकर वापस महल में आ जाती है और उन्हें वापस आता हुआ राजकुमार देख लेते हैं। राजकुमारी जाकर सीधा अपने कक्ष में सो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ राजकुमार की आंखों में नींद नहीं थी। अब आगे दूसरे दिन सुबह जैसे ही राजकुमारी की नींद खुलती है, उन्हें आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उनका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स था और उनका दिमाग भी बहुत ही ज्यादा शांत था। उठकर जल्दी से फ्रेश होने के लिए जाती हैं और फिर उसके बाद नहा धोकर कपड़े चेंज करके शीशे के सामने आकर बैठ जाती हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राजकुमारी उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। तभी एक दासी जाकर राजकुमारी को सूचित करती है कि राजकुमारी, आपको रानी माँ ने बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, इसलिए आप उनसे जाकर मिल लीजिए। राजकुमारी हाँ कह देती हैं और दासी को वहां से भेज देती हैं। फिर जल्दी से राजकुमारी तैयार होकर बड़ी रानी के कक्ष की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही राजकुमारी रानी माँ के कक्ष पर जाती है, वह देखी है कि वहाँ छोटी रानी भी बैठी थी। तभी बड़ी रानी और छोटी रानी माँ राजकुमारी कुमुद को देखकर हल्का सा मुस्कुराती हैं और उन्हें अपने पास बुलाती हैं। राजकुमारी कुमुद जाकर बड़ी रानी के पास बैठ जाती है। बड़ी रानी मैन प्यार से राजकुमारी कुमुद के सर पर हाथ फेरती है और बताती है कि बेटा, कल महल में पूजा है। ये पूजा 1 महीने बाद आने वाले पर्व के लिए रखी जाती है। कल के दिन सभी कुंवारी लड़कियां अपने लिए योग्य वर प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। आपने हमें कई बार कहा था कि इस दिन हम आपको याद दिलाए कि आपको भी व्रत रखना है और अपने वर्ग के रूप में युवराज को भगवान से मांगना है। इस व्रत को रखने के बाद 1 महीने बाद एक आयोजन होता है और महायज्ञ होता है।
इस आयोजन में बहुत से राजकुमार और राजकुमारियां भाग लेती हैं और जब वो एक दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार वह अपने लिए वार का चयन कर सकते हैं। वजह से हमने सोचा कि हम आपको याद दिला दें कि कल आपको व्रत रखना है। युवराज रुद्र प्रताप के लिए उनकी बातों को सुनकर राजकुमारी को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह मन ही मन में रहती है कि मैं उसे चिलगोजे के लिए व्रत भला क्यों रखूंगी। अरे मेरी मति मारी गई है क्या, जो मैं अपने पति के रूप में उसका चयन करूंगी। मेरा बस चले तो मैं तो उसके ऊपर अपना रिसर्च कर डालूं, उसकी खोपड़ी को खोलकर देखूं कि ऐसा कौन सा लोचा उसके सर में भरा पड़ा है जो वह अपने आप को यहाँ का भगवान मानता है और इतने एटीट्यूड के साथ रहता है। ऐसा सोचकर वह अपना मुंह बना लेती है, पर वह रानी माँ से कुछ नहीं रहती है, सब कुछ समझकर और उन्हें गहने और कपड़े एक थाल में करके देती है और कहती है कि यही कपड़े आपको पहने हैं। राजकुमारी कुमुद अपना सर हमें हिला देती है। तभी बड़ी रानी एक दासी को बुलाकर वह सारा सामान राजकुमारी कुमुद के कक्ष में भेजने के लिए कहती हैं। अब राजकुमारी कुमुद भी वहां से उठकर अपने कक्ष की ओर बढ़ जाती है और जाकर सीधा अपने कक्ष में दरवाजे को बंद करके अपने बेड पर लेट जाती हैं और कहती है कि अजीब आफत है, कोई व्रत ना रखना चाहे तो ये लोग जबरदस्ती उसे व्रत रखवाते हैं और मैं तो पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी व्रत नहीं रखा है। अरे हम साइंटिस्टों का काम तो सबके ऊपर रिसर्च करना होता है, ना कि व्रत रख के मंदिर के सामने बैठकर डफली बजाना होता है। इस समय राजकुमारी कुमुद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो कल उन्होंने खाना भी नहीं खाया था ठीक से और आज यह व्रत का टीमा उनके सर पर थोप दिया गया है। भूख के मारे तो अब राजकुमारी की हालत खराब हो रही थी। जब से राजकुमारी इस दुनिया में आई थी, यहाँ के अच्छे अच्छे खाने और पकवान को खाकर उसने कभी अपनी दुनिया के खाने को याद भी नहीं किया था, पर आज इस वक्त राजकुमारी को अपनी दुनिया का खाना बहुत ही ज्यादा याद आ रहा था। वो कुरकुरे और चिप्स और वो कोल्ड ड्रिंक आज उसे बहुत ज्यादा याद आ रहे थे और मन ही मन सोच रही थी कि काश उसके पास कोई ऐसा गैजेट होता कि वह अपनी दुनिया में जाकर कुछ कुरकुरे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक यहाँ लाकर छुपा कर रख लेती और जब भी कोई ऐसा व्रत करने को कहा जाता वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर इन्हें आराम से खाती। अब इस समय राजकुमारी के अंदर जैनिया की आत्मा तेजी से उछाल मार रही थी। वह सोच रही थी कि यहाँ पर ऐसा कोई फ्रिज भी नहीं है जिसमें कुछ सामान छुपा के रख दिया जाए और वक्त आने पर उसे खा लिया जाए। है भगवान, कैसे ये लोग रहते हैं। इस समय राजकुमारी को भूख की वजह से कुछ नहीं सोच रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह छुप छुप कर रसोई घर में जाकर जल्दी से कुछ खा ले, पर पकड़े जाने की डर की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी को कुछ खाने को मिलेगा या उन्हें इसी तरह भूखे पेट व्रत रखना पड़ेगा? ये जानने के लिए दे रही है स्टोरी को। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एपिसोड 25, युवराज रुद्र प्रताप की बेचैनी। अब एपिसोड में आगे उधर राजकुमारी को व्रत रखने के लिए कह दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे राजकुमार रुद्र प्रताप का दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन रहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या होता जा रहा है। वो पूरी रात एक पल को भी नहीं सो पाए थे और जैसे ही अपनी आंखें बंद करते बस उनके सामने राजकुमारी कुमुद का चेहरा ही घूमने लगता था। वह राजकुमारी के उसे प्यार से चेहरे में पता नहीं क्यों बार बार डूब जाते थे। उनका राजकुमार रुद्र प्रताप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इतनी बेचैनी उन्हें क्यों हो रही है। एक पल के लिए उन्हें राजकुमारी का चेहरा नजर आता तो दूसरे ही पल उनके उन जानवरों से लड़ता हुआ अक्स दिखाई पड़ता था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि राजकुमारी के पास इतने शक्तिशाली हथियार कहां से आए। वह तो बस उसे अद्भुत हथियार के बारे में जानना चाहते थे। अब इन्हें कौन बताएं कि वह एक आम सी चीज थी, लेकिन उनके लिए तो वो दुर्लभ थी। जिस तरह से राजकुमारी इस दुनिया में आकर रहस्यमय चीजों को देखकर आश्चर्यचकित थी और अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ समझ रही थी, आज वही हाल राजकुमार रुद्र प्रताप का था। वह ऐसे हथियार को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में थे। अभी तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, अभी आगे आगे तो
साइंस का अद्भुत झलक देखने को राजकुमार को मिलेगा, जिसे देखने के बाद वह तो अपने आप को बिल्कुल बेवकूफी समझा पाएंगे। तभी उनके मन में ख्याल आता है कि वह राजकुमारी से इस बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि क्या राजकुमारी कुमुद उनसे बात करेगी, क्योंकि राजकुमार रुद्र प्रताप हमेशा ही कुमुद को इग्नोर किया करते थे। वो कभी उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे थे। राजकुमारी तो बेचारी बड़े आज से दिन भर राजकुमार के आगे पीछे घुमा करती थी कि शायद एक बार राजकुमार उनसे बातें कर ले, पर राजकुमार कभी भी राजकुमारी को अपने पास भटकने भी नहीं देते थे। बात करना तो दूर की बात थी, अब ये सब सोकर राजकुमार रुद्र प्रताप को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वह इतना ज्यादा राजकुमारी को कैसे इग्नोर कर सकते थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमारी से बातें कैसे करें। क्या राजकुमारी उनसे नाराज होगी, क्या राजकुमारी उनसे बातें करेंगे, यही सब बातें उनके मन में तहलका मचा कर रखा हुआ था। पर किसी भी तरह से राजकुमार को राजकुमारी से बात तो करनी ही थी, वरना उन्हें राजकुमारी के बारे में पता कैसे चलेगा। अब राजकुमार को यह क्या होता जा रहा है, वह खुद नहीं समझ पा रहे थे। वह क्यों राजकुमारी से मिलने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन थे, वह क्यों राजकुमारी को देखना चाहते थे, वह क्यों राजकुमारी से बातें करना चाहते थे। राजकुमार रुद्र प्रताप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिर में ये कैसी बेचैनी थी जो बार बार उनके दिल को परेशान कर रही थी। जब भी राजकुमार रुद्र अपनी आंखों को बंद करते, बस उन्हें राजकुमारी का मासूम सा चेहरा नजर आता। उनकी खूबसूरत सी आंखें, उनके खूबसूरत होंठ राजकुमार को अपनी ओर खींच रहे थे। अब दोस्तों ये तो हद हो गई है, मतलब अभी तक जब तक राजकुमारी के पास कोई शक्तियां नहीं थी तो राजकुमार को उसकी आंखें और होंठ खूबसूरत नहीं दिखाई देते थे। हर वक्त वह राजकुमारी की बेइज्जती किया करते थे, उन्हें अपमानित किया करते थे। और आज जब राजकुमारी उन्हें थोड़ी पावरफुल दिखाई पड़ रही है तो उनकी आंखों के सामने राजकुमारी की खूबसूरती दिखाई दे रही है। हद है यार, ऐसे लोगों को तो जमकर पीटना चाहिए। फिलहाल चलो हमें क्या, हम तो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। राजकुमारी अभी भी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा था और उसने वह सब चीज देख ली है जो राजकुमारी सबसे छुपाती फिर रही थी। अभी भी राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी राजकुमार को कोस जा रही थी। उसे मोटे भैंस की वजह से भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, मेरा बस चले तो अभी के अभी मैं उसका गला दबा दूं। अपना तो बैठकर कहीं ठोस ठोस कर खाना खा रहा होगा और यहाँ मुझे उसके नाम से भूखा रखा गया है। आने दो, इस प्रतियोगिता में मैं उसे ऐसा मजा सिखाऊंगी कि उसे अपनी दादी नानी सब कुछ याद आ जाएगी। अब राजकुमारी बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी और उसे कुछ नहीं सोच रहा था, तो वह भर भर के राजकुमार रुद्र प्रताप को कोस रही थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि उसे घमंडी राजकुमार की वजह से उसे भूखा रखा गया है। तो दोस्तों आगे क्या होगा इस व्रत की पूजा में, क्या राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, क्या राजकुमार राजकुमारी से बातें कर पाएंगे, और क्या दोस्तों राजकुमारी के लिए ये राजकुमार ठीक है या फिर हीरो की एंट्री दूसरी कराई जाए। जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए, जिससे नेक्स्ट एपिसोड में हम उसी तरह हीरो की एंट्री दे सके। और हमारे हीरो का नाम क्या रखना चाहेंगे आप लोग, उसे भी कमेंट करके हमें बताएं। आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का हमारी स्टोरी में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।